तो जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, आज हमारे साथ एक हिस्टोरिकल हमारे साथ में एक शख्सियत हैं और उनसे हम बात करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में उनके पास बहुत सारी जानकारियां हैं, क्योंकि जिस समय बाबा साहब थे तो वो सरसरी उनको यादाश्त है, याद है उनको जब वो बहुत छोटे थे। तो उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सर, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। तो सर सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। हाँ, जैसा कि आपको विदित है, मेरा नाम रघुवीर सिंह है और मैं व्यापार कर विभाग से जॉइंट कमिश्नर की तरह 2007 में सेवानिवृत्त हुआ। जहाँ तक मेरी रुचियों का सवाल है, अपने करीब बाल्यकाल से ही मेरे पर एक तरह से बाबा साहब की अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष छाया रही है। जब मैं बहुत छोटा था, शायद मैं दूसरी या तीसरी क्लास में होऊंगा, तो 6 दिसंबर 1956 में जब बाबा साहब का निधन हुआ था, तो हमारे एक गुरुजी थे, उन्होंने मुझे बताया था कि आज डॉक्टर अंबेडकर ख़त्म हो गई और इस कारण जो है स्कूल की छुट्टी हो गई। इसकी मुझे सरसरी जानकारी है। तो क्या उसके कोई अनछुए पहलू जो आपको याद हो या कैसे कैसे बदलाव आया, सबसे पहले उसी बारे में आप बताइए। हाँ, धीरे धीरे जब बाबा साहब का निधन हो गया तो उस टाइम पर जो अनुसूचित जाति के लोग थे, उनके प्रति एक लोगों में थोड़ी सी ऐसी भावना थी कि इनका भी कुछ विकास होना चाहिए। और कुछ लोग जो है गांधी जी की भावनाओं से प्रेरित हुए और कुछ कांग्रेस की भावनाओं से ही प्रेरित हुए और उन्होंने एक अभियान चलाया कि जो गांव के अंदर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके अंदर भी जो है कुछ साक्षर होने चाहिए। और उन्होंने जो है जगह जगह ये कह करके कि भाई आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो मैं भी करीब 8 साल की उम्र में मैं जा कर के जो है एक स्कूल में, जो मेरा गांव था उससे करीब 4 मील दूर, उसमें मैंने दाखिला लिया। 1954-55 की बात मैं कर रहा हूँ आपको। तो वहाँ से जो है ये मेरी जो है जीवन यात्रा एक तरह से ये शुरू मान लीजिएगा। अच्छा रघुवीर जी, आप ये बताइए कि आपने सबसे पहले जाति घृणा या जाति का परेशानियाँ कहाँ पर देखी, सबसे पहले कब देखी आपने या कब को आपको एहसास हुआ? जहाँ तक जाति की परेशानी की बात कर रहे हैं, जब मैं छोटा था तब भी मैं अपना टाट लेकर के जाता था। अच्छा। परंतु इतनी घृणा नहीं थी। परंतु एक दफ़े जब प्राइमरी स्कूल में ही एक इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्टर आते थे, तो कोई क्वेश्चन मुझे जो है उन्होंने पूछा और मैं शायद उसका सही जवाब नहीं दे पाया होऊंगा। तो हमारे जो गुरुजी थे, उन्होंने कहा था कि काग पढ़ाए पिंजरा, पढ़ गए चारों वेद, जब सुदाई कुटुंब की तो रहे ढेर के ढेर। अच्छा, ये ऐसा हुआ था। तो वो टीचर जो थे वो कौन थे, कौन से समाज? टीचर हमारे गुरुजी थे, ब्राह्मण थे। अच्छा। परंतु हम छोटे थे। तो वो चीज़ मुझे आज भी याद है और खटकती है। और जहाँ तक अस्पृश्यता की बात है, अस्पृश्यता का दंश भी मैंने भोगा है, परंतु उसका खुलकर के जो है न उन्होंने विरोध किया न मैंने विरोध किया। एक दफ़े मैं जब 7वीं 8वीं क्लास में था, तो मैंने अपने जो एक गुरुजी थे, वो भी ब्राह्मण थे, तो उनके यहाँ खाना खाया। तो जो उनके घर में लेडी थी, उसने पूछा कि ये लड़का किस जाति का है, तो उन्होंने बताया। तो उस औरत ने मेरे सामने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब तो खाना खा लिया, हम इस कटोरी को चूल्हे में गर्म करके पवित्र कर लेंगे।
चूल्हे में गर्म करके पवित्र, उन महिलाओं का ये कहना था। जी हाँ। तो जो जातिगत दंश है जी। ये जातिगत दंश तो जो हम लोगों को जो बचपन से झेलना पड़ता है, समझे नहीं। तो ऐसी बहुत सी बातें थी कि जिसके बारे में जो है आप सुनेंगे तो बड़ी हैरानी में पड़ जाएंगे। हाँ तो बताइए, आप सुनाइए। समझे नहीं। तो जब ये, परंतु ये मैं जो थोड़ा सा वो था, और हालांकि मैं जो कुछ ज़्यादा चंचल नहीं रहा, मतलब और एक तरह से जो है, मतलब जिस तरह से ये कहें कि मंदबुद्धि था, और आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं पढ़ता तो हो सकता है कि मैं भी कहीं या तो जो किसी के यहाँ जो है मेहनत मजदूरी करता और अब तक जो है इस संसार से विदा हो गया होता। तो ये जो आप देख रहे हो, जो मैं बात कर रहे हो, तो मैं इसको शिक्षा का प्रभाव मानता हूँ। और इसलिए अपने प्रत्येक व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि यदि आपने अपना कल्याण करना है और आप समाज का कल्याण भी चाहते हो, तो आप खुद भी पढ़ो, और आपकी पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो जन्मजात होनी चाहिए, और आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, और उनको जो आपके आसपास जो आपका परिवेश है उसको भी आप जो प्रेरित करो, तो कुछ न कुछ लोगों का ज़रूर कल्याण होगा। आपको एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। तो मेरा गांव जो है जहांगीरपुर, एक कस्बा है, उसके पास पड़ता है। तो सारंगपुर हमारे पास गांव पड़ता है, तो वहाँ जूनियर हाई स्कूल था, और जूनियर हाई स्कूल के जो है हम एग्ज़ाम देने के लिए खुर्जा गए थे। तो मुझे पानी मतलब प्यास लगी, तो जिस धर्मशाला में हम खुर्जा रुके हुए थे वहाँ मैंने जो है बाल्टी से पानी खींचा, तो और लड़के और जो हमारे गुरुजी थे वो जो है आंखें फाड़ करके वो देख रहे थे। और मैं ये मतलब जो है मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि हो ये मतलब जो है, क्योंकि मैं जो है एससी हूँ या जाटव हूँ, तो उस वजह से जो है अछूत मानने के कारण ये सोच रहे हैं कि इसने जो है ये बाल्टी से कुएं से पानी क्यों खींचा। हालांकि वो कुछ कह नहीं पाए और मैंने भी कुछ नहीं कहा। तो ऐसी छोटी छोटी भावनाएं उन्होंने जो क्या किया, उसका मेरे पे जो है वैसा कुप्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने मेरे अंदर एक सेंसेशन पैदा किया, एक जागरूकता का जो है विचार मेरे जो अंदर जो है, तभी से धीरे धीरे से जागरूक होना शुरू हो गया कि हमें जो है इस दंश को जो झेलना है उसका मुकाबला भी करना है। अच्छा, आपने शिक्षा की बात की कि आपने कि शिक्षा से आपके अंदर, जैसे अभी आप सेल टैक्स कमिश्नर रहे और उससे रिटायर हुए हैं, तो आप शिक्षा माने लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि शिक्षा कैसे, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, शिक्षा लेकर के कैसे पहुँचे यहाँ तक, ज़रा उसका थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जो आप इस जॉब तक पहुँचे और उससे रिटायर हुए, क्या क्या आपने किया। देखिए, जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे तो एक पढ़ने की प्रक्रिया ऐसी है कि लर्निंग प्रोसेस ऐसी है कि यदि आप सही तरीक़ा से ट्रू स्पिरिट में पढ़ेंगे और आपके अंदर रुचि होगी, तो जो है नैसर्गिक तरीके से नेचुरली आपके अंदर एक जागरूकता डेवलप होती चली जाएगी। नहीं, आप क्या, अब आपको मैं बतलाता हूँ कि जब मैंने वहाँ से 8वीं क्लास कर लिया तो मैं खुर्जा एडमिशन लिया 9वीं क्लास में। SMJ कॉलेज था, वो इंटरमीडिएट कॉलेज था। तो आज भी मुझे याद है कि वहाँ पर जो है मैं लाइब्रेरी में जाता था। तो लाइब्रेरी में वहाँ पर एक विज्ञान लोक पत्रिका थी, उसका मुझे आज भी नाम याद है। उसमें जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है ऐसे पहलू, बड़े रोचक को चीज़ें आती थी और प्रयोगों के बारे में जानकारी होती थी। तो उससे क्या, उससे जो है जिज्ञासा बढ़ी और उससे पढ़ने की जो है और आगे वो हुई। क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में कोई इतना कमज़ोर नहीं रहा, तो जो हमारे गुरुजन थे, यद्यपि वो सवर्ण थे, एक पाठक थे, एक राजपूत थे, तो वो बहुत प्रेम करते थे। ये तो अब आकर के जो है कुछ ऐसी जो है समस्याएं आई हैं लोगों में, कुछ कटुता पैदा हो गई है, कुछ यहाँ का जो जाति व्यवस्था उसकी वजह से जो है लोगों के अंदर वैमनस्यता पैदा हुई है।
अदरवाइज़ शुरू में जो है हम लोग जो है जब शुरू में थे तो पहले क्या था, शिक्षा नहीं थी हम लोगों के अंदर। तो मैं सोचता हूँ कि हम पहले दया के पात्र थे। अब जब हम पढ़ लिख करके साक्षर हो गए, जागरूक हो गए और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हमने प्रयास किए, तो वो सब प्रेरणा जो हमें जो हमारे उस टाइम के जो नेता थे उनसे भी मिली। उस टाइम पर क्या है, जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था तो उस समय बीपी मौर्य, संघप्रिय गौतम 2 रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता थे। तो वो बाबा साहब के बारे में जो है बहुत ज़ोर शोर से जो है प्रचार प्रसार करते थे। और ये रिपब्लिकन पार्टी राजनीतिक पार्टी से वो एमपी के लिए संघप्रिय गौतम बुलंदशहर से लड़े थे, और जो बुद्धप्रिय मौर्य थे उनका पहला नाम तो भगवती प्रसाद मौर्य था, बाद में बुद्धप्रिय मौर्य हो गए। वो जो है अलीगढ़ से सांसद भी बने थे आरपीआई से, और एक जो है वो बुलंदशहर से भी मतलब लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे। तो उनका प्रभाव जो है बहुत अच्छा इस क्षेत्र में रहा, और एक तरह से बाबा साहब के नाम को और बाबा साहब के अभियान को लाने का श्रेय इस बुलंदशहर मेरठ डिवीज़न में बुद्धप्रिय मौर्य और संघप्रिय गौतम 2 नेताओं को जाता है। अच्छा, और आपने किस तरीके का जाति दंश जो झेला है या देखा है आपने, वो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार डालें। देखिए, जाति दंश जो है हमने जो इस तरह से सीधे नहीं झेला कि हमें जो है कोई वैसे कुछ कहे, और ना सीधा कुछ ऐसा आपके आसपास में परंतु वैमनस्यता बढ़ती चली गई। और जब मैं बीएससी में था तो मैंने बीएससी प्रीवियस जो है अपना जो है कॉलेज में जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया, और बीएससी फाइनल में मैं ये सोच रहा था कि किसी तरह से कॉलेज में अच्छे नंबर ला करके और टॉप करके और मैं जो है इलाहाबाद जाऊंगा एमएससी करने के लिए। पर उसी बीच में जो है 10 अक्टूबर 1967 को एक ऐसी घटना घटी कि उसने जो है जो मेरा योजना थी उनको सबको एक तरह से ध्वस्त कर दिया, और उससे जो है कुछ मामला बदल गया। क्या हुआ ये कि मेरे अंकल का मर्डर हो गया और डकैती घर में पड़ी थी। तो वहाँ पर जो है 4-5 आदमी घायल हुए, अंकल का जो है उसमें जो है गोली लगने से डेथ हो गई। और उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि मैं जो है लाश को भी कंधे पर लेकर के घूमा। अच्छा। हाँ, और जब जो है केस को लड़ने की बात आई तो वहाँ एक थानेदार थे रण सिंह दरोगा, तो वो जाट थे, पर वो दिल से बहुत अच्छा आदमी था। तो उसने कहा कि यार अगर किसी को जो है केस हरवाना हो तो चमारों को गवाह कर लिया जाए। अच्छा। हाँ, तो ये जो भावना है जब उन्होंने कहा तो मैंने जो एकदम ये कहा कि मैंने ऐसा है, तुमने चमार देखे ही नहीं है, तुम चमार की जो बात कर रहे हो जिस तरह से मैं कहूँ उस तरह से आप चार्जशीट फ्रेम करिएगा, और मैं देखता हूँ कि कैसे हम केस नहीं जीतेंगे। नहीं, ये जो आपने कहा कि जो अगर केस गवाह कर लेना, गवाह का थोड़ा सा बताइए। हाँ, ऐसा है, एक आपको और इस जाति को इसका मोरल टर्पिट्यूड करने के लिए ऐसी बहुत सी कप्तियाँ जो ऐसी बहुत सी वो किवदंतियाँ हैं गाँवों में कि जिससे आपके अंदर हीन भावना आवे और आप डिस्करेज हों, है नहीं। तो जैसे चमार काली है, चूफड़ा काली है, भंगी काली है, ये क्या है? ये आपको एक डिस्करेज करने की साजिश है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की साजिश है ये। और इनको हम जो है किस तरह से शिक्षित दे पाए, किस तरह से इनको हरा पाए, केवल शिक्षा के कारण। आज किसी की हमको जो वो बात करने की ताकत नहीं है जो बचपन में वो हमको कहते थे। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, उनसे अच्छे रहते हैं, उससे अच्छा खाते हैं। तो एक तरह से हम घृणा के पात्र बने हैं। और घृणा का पात्र बनना मतलब कोई, मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है, क्योंकि घृणा का पात्र किसी विरोधी के सामने वही बनेगा जब विरोधी को जो है ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेरे से आगे निकलना चाहता है,
या ये मेरे से आगे निकलेगा। तो इसलिए वो या तो आपको टंगड़ी लड़ाएगा, या आपसे नफरत करेगा, या आप पर झुंझलाएगा, या खिसियाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल वो है। अच्छा, पहले में और अभी में जातिवाद बढ़ा है या घटा है? जातिवाद न कम हुआ है और न ज़्यादा हुआ है। जी, फिर रोहित वो मिला, गोरी लंकेश। हाँ, न घटा है। अब सुनिएगा, पहले आप दया के पात्र थे, आज आप घृणा के पात्र हैं। तो घृणा के पात्र क्यों हैं? क्योंकि आप पढ़ लिख जा रहे हैं। यदि आप पूरे इतिहास को देखें तो मैं जो अछूतपन है उसके इतिहास के बारे में ज़्यादा वो नहीं कहता हूँ, परंतु मैं जब ज्योतिबा फूले के इतिहास को देखता हूँ तो ज्योतिबा फूले के इतिहास से हमें ये जानकारी मिलती है कि उस टाइम पर भी शूद्र और अतिशूद्र इनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। इनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था। मुझे ये देख कर के जो है हैरानी होती है, ये सुन कर के, ये पढ़ लिख कर के हैरानी होती है कि जिस सभ्यता में या जिस धर्म में ये रहे, ये किस तरह से जिंदा रहे। इससे तो अगर वो मर जाते तो ज़्यादा ठीक रहते। और यदि आपको ध्यान हो तो हमने तो कुछ भी प्रताड़ना नहीं झेली जितनी बाबा साहब ने झेली थी। और बाबा साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि इससे तो अच्छा है कि तुम मर जाते, तुम इस ज़मीन पर भार हो, ये तुम्हारे कंठी, माला, तीर्थ यात्रा, मंदिर, मस्जिद, इनमें जो तुम मत्था टेकते घूम रहे हो, इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। केवल शिक्षा ही तुम्हारा कल्याण कर पाएगी, वही एक जागरूक इंसान बनाएगी, वही एक आपको जागरूक नागरिक बनाएगी। और हम जो कुछ भी आज हैं बाबा साहब की वजह से हैं, और हम किसी की वजह से नहीं हैं। नहीं, बाबा साहब की वजह से कैसे? हर कोई कहता है कि हम बाबा साहब की वजह से हैं। कैसे हैं आप बाबा साहब की वजह से? हम बाबा साहब की वजह से ऐसे हैं कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किए बचपन से लेकर के और जीवन के अवसान तक, मतलब 6 दिसंबर 1956 तक, तो जो आदमी सही तरीक़ा से बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो वो निश्चित रूप से ज़मीनी धरातल से ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो सबसे पहला जो मूल मंत्र दिया वो शिक्षित होने को दिया। और ये जो जनचेतना का जो दायित्व था हमारे नेताओं का था, और उस टाइम पर ये 2 नेता ऐसे रहे, भले ही वो सत्ता में रहे या नहीं रहे या किसी कारण से वो जो है दूसरी पार्टियों में चले गए, उसके ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा, परंतु उनका इतना आभार ज़रूर है कि उन्होंने बाबा साहब के दर्शन से, उनके कृतित्व से, उनके व्यक्तित्व से बहुत से लोगों को जो है रूबरू कराया। अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 9th क्लास में था तो रिपब्लिकन पार्टी का जो अलीगढ़ में जलसा हुआ था, हम जलसा ही कहते थे जी। 3 दिन का जलसा हुआ, मुझे ध्यान है आज भी। तो उस टाइम पर क्या हुआ, मैंने उस जलसे में डॉक्टर एन शिवराज को देखा, आर.डी. भंडारे को देखा, दादा साहब गायकवाड़ को देखा, गवई को देखा, और बहुत से लीडर्स आए उनको भी देखा। तो उससे क्या है, उनसे जो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, समझे नहीं, वो एकदम एक्टिवेट हुआ। देखिए बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो आपको जो देखने से जो है आपको बहुत बड़ा लेसन मिलता है जी। कुछ चीज़ ऐसी हैं कि पढ़ने से आपकी समझ में आती, देखने में समझ में आती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम जो है सांची के स्तूप के बारे में पढ़ते थे, तो आपने देखा होगा सांची के स्तूप के आगे जो है एक द्वार बना हुआ है नहीं, और उस पर जो है कुछ आम हैं, फूल पत्तियाँ, कुछ वो बनी हुई हैं। तो मेरा एक दफ़ा जो है विदिशा जाना हुआ,
और विदिशा से हम लोग जो सांची का स्तूप देखने के लिए गए, तो वाकई में बड़ा भव्य और वो था, मतलब जो अब ये लगा लिया कि वो जो मैंने देखा और वो गेट देखा, तो तुरंत वो मेरे दिमाग को हिट किया कर, अरे ये वो दरवाज़ा है जो हम उसमें तस्वीर में देखते थे, मतलब जो है सांची के स्तूप के बारे में। तो बहुत सी चीज़ क्या है जो आपको देखने से जो है समझ में आती हैं। तो इसलिए जो छात्र हैं उनको कहीं कहीं जो है जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं या जोग्राफिकल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनको ज़रूर दिखाना चाहिए, नहीं? क्योंकि बहुत सी चीज़ क्या है जो आपके जो विजन में आती हैं वो देखने से आती हैं। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको सुनने से आती हैं, कुछ चीज़ ऐसी हैं आपको सोचने से आती हैं, कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनको आप पढ़ते हैं। अब जैसे बाबा साहब है, अगर बाबा साहब की लाइफ हिस्ट्री अगर हम नहीं पढ़ते तो कभी भी न तो हमारे अंदर पढ़ने की रुचि होती, न किताबें पढ़ने की लगन होती, न किताबें लाने की लगन होती। अभी मैं आपको बतलाऊँ कि जब मैं अलीगढ़ उसको देख करके आया तो फिर मैंने चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की अछूत कौन और कैसे वो किताब पढ़ी। अच्छा। जो बाबा साहब ने लिखी थी, वो किताब 9वीं 10वीं में मेरे पास थी। अच्छा, बाबा साहब की जीवनी के बारे में थोड़ा सा विस्तार डालो, क्योंकि बाबा साहब की जीवनी कोई किसी तरह से बताता है, कोई कुछ तरह से बताता है। आप बाबा साहब की जीवनी बताओ अगर आपको। जो बाबा साहब की जो सबसे जो ऑथेंटिक जीवनी थी उस समय पर, वो उनकी डॉक्टर अंबेडकर हिज लाइफ एंड मिशन, वो धनंजय कीर की लिखी हुई थी और वही सबसे प्रमाणिक जीवनी थी बाबा साहब की उस टाइम पर। उसके बाद तो बहुत जीवनी आ गई, छोटी छोटी जीवनी आई, अब तो बसंत मून की जीवनी आ गई हैं और लोगों ने जो है बाबा साहब की जीवनी को जो है डिस्टॉर्टेड वे में, मतलब इधर से उधर तोड़ मरोड़ करके जो है पेश भी किया है नहीं। तो मेरा ये कहना है कि जो हमें जो बाबा साहब को जो है खाली मूर्ति पूजा के हिसाब से नहीं लेना है, न तस्वीर के हिसाब से लेना है, हमें बाबा साहब को विचारों के हिसाब से लेना है। और हमें जो है नकल कौन सी चीज़ की करनी है, हमें नकल बाबा साहब के दर्शन की नहीं करनी है, हमें बाबा साहब की जो सोच की नकल करनी है कि जिन जिन रास्तों पर चल कर के बाबा साहब ने महानता, इतनी महानता प्राप्त की कि वो हमारे लिए विश्व में क्रांति सूर्य हैं, तो हम कुछ न कुछ तो उनके नक्शे कदम पर चल के उनकी तरह प्रयास करके कुछ न कुछ तो अच्छे स्तर पर जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमको कभी भी शिक्षा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और बाबा साहब कोई ऐसे ही थोड़े ही बन गए, बाबा साहब ने अपनी इस ख्याति को, अपनी इस उच्चता के शिखर को प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी कठिनाइयाँ झेली, कितने संघर्ष किए। और वो तो शिक्षा का जो है अथाह सागर थे, मतलब इतना भयंकर के जब उनका जो है परिनिर्वाण हुआ उस टाइम पर कोई ये कहता है कि 50,000 के करीब किताब थी उनकी लाइब्रेरी में। एक और जो मैं आपको एक ऐसे तथ्य सामने रख रहा हूँ कुछ जो मैंने किसी को बताया ही नहीं जी, कि बीएससी करने के बाद में जब मेरी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हो गई घर की, तो मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ी और मैं जो है ऑडिट ऑफिस में बाबू बना। और बाई चांस मेरी पहली नियुक्ति बाबा साहब का जो 26 अलीपुर रोड है उसके जो एक सामने कार्यालय है उसी में हुई। अच्छा। हाँ, जब मैंने 17 अगस्त 1969 को वहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की 26 अलीपुर वाली कोठी है। मतलब तब बाबा साहब तो थे नहीं 1969 में जी। तो जब ये कोठी बिक रही थी तो उस दिन मुझे बड़ा रोना आया
क्योंकि बाबा साहब के जाने के बाद में ये जो वो थी ना सविता अम्बेडकर मिला है ना, तो वो रह गई थी, तो उन्होंने उस कोठी को किसी को बेच दिया था, है नहीं। अच्छा, बेच दिया था उन्होंने? हाँ, अब बाद में फिर वो जो है अपने लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो उसको दोबारा जो है भाजपा सरकार ने उसको दोबारा ले करके उसको जो है अम्बेडकर मेमोरियल के नाम से जो है दोबारा इसको डेवलप किया है। अच्छा, बेच दिया था, ये अभी बात थोड़ी हजम नहीं हो रही, क्योंकि ये तो कहीं भी सुना नहीं है कि बेच दिया था। नहीं नहीं, आप इसको पता करिए जो मैं कह रहा हूँ। आप ही बताइए। ये बेच दी थी, मतलब क्यों बेच दिया था? है क्यों? अब कुछ जरूरत होगी उनको, जो शारदा वो थी सविता अम्बेडकर कोई जरूरत होगी, तो अब ये है कि वही रह गई थी, मतलब जो, तो उन्होंने बेच दिया उसको। लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? हाँ, विरोध किया बाद में, तो बाद में जब विरोध किया तभी तो जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इस कोठी को दोबारा जो है एक्वायर करके फिर जो है गवर्नमेंट ने एक्वायर करके इसको फिर जो है बाबा साहब के मेमोरियल के रूप में बनाया है अब जो है। अच्छा, और कुछ जो है अनकहे जो आपके मित्र होंगे, साथी होंगे उस समय के, आपके सीनियर होंगे, बाबा साहब के बारे में कुछ बातें या सविता अम्बेडकर के बारे में? देखिए, बाबा साहब के बारे में या जो मैडम हैं, मतलब जो सविता अम्बेडकर थी, उनके बारे में जो है किताबों में बहुत सी चीज़ें, पर वो विश्वास योग्य नहीं है। क्योंकि अभी मैं एक किताब जो है देवदयाल जी की पढ़ रहा था, तो उसमें बाबा साहब के बारे में उन्होंने ये कहा है कि बाबा साहब ने जब संविधान का लेखन हुआ तो इतनी ज़बरदस्त मेहनत की थी, उनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई थी, समझे नहीं, और वो मधुमेह से बहुत ग्रस्त हो गए थे। तो वो ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में हमें वो नहीं करना चाहिए। और सीधी बात यह है कि अगर हमें जीवन में उठना है तो हमें 33 करोड़ देवताओं में विश्वास न करके अपने ऐसे जो है आदर्श में विश्वास करना चाहिए जिन्होंने विश्व में मानवता का उपकार किया है। और यदि आप इतिहास को देखते हैं या धर्म के क्षेत्र को भी देखते हैं तो आपको धर्म के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में तथागत बुद्ध से बढ़कर के कोई नहीं मिलता है, और ज्ञान के क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ऊपर कोई नहीं मिलता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो महान विभूति थे कि जो है वो वाकई में विद्या के अथाह सागर थे। उनको 8-9 भाषाओं का ज्ञान था और 32 डिग्रियाँ उनके पास थी। यहाँ तो आदमी जो है MA BA ही आसानी से नहीं कर पाता है। तो आप बाबा साहब का वो देखिए, और बाबा साहब के अगर आप जीवन को पढ़ेंगे तो बाबा साहब क्या इतने सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो स्टडी करते थे कि वो उनका जो एक एक क्षण था वो एक एक क्षण को बिल्कुल बहुत कीमती मानते थे। और सोते जागते चलते फिरते पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना ही पढ़ना, करना ही करना, काम ही काम करते थे। उनसे किसी ने पूछा था कि बाबा साहब एक बात बताइए, आपने बहुत मुसीबतें काटी, आपने जीवन की शुरुआत बहुत छोटे से छोटे स्तर से की और आज आप जो बड़े से बड़े स्तर पर पहुंच गए हो, तो आपको ये क्या कोई देवी वरदान मिला है? तो बाबा साहब ने ये कहा कि देखो, मैं देवी वरदान वगैरह में तो किसी में विश्वास नहीं करता, मैं केवल काम में विश्वास करता हूँ। अगर आपके अंदर जो है उत्कट इच्छा है, आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, आप दृढ़ निश्चय हैं, आप परेशानियों से लड़ने वाले हैं, तो आप हार नहीं मानेंगे। और ये प्रेरणा जो उनको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा उनको तथागत बुद्ध के दर्शन से मिली जी। तथागत बुद्ध ने कहा कि अपना दीपक आप बनो, है नहीं जी। अपने मन के आप मालिक हैं, कोई और मालिक नहीं है। तो जो कुछ करना है आपने करना है।
और जहाँ तक रही परेशानियों की, परेशानियाँ तो आएंगी जाएंगी, तो धूप छाया की तरह है। मतलब जो यहाँ जो है कोई भी चीज़ जो है स्थायी नहीं है, यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। तो मैं ये कहता हूँ, लोगों से ये कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि जाति है, कि जाति जाति नहीं है। मैंने कहा भाई ऐसा है, तुम्हारी ये फिलॉसफी जो हीन भावना से ग्रस्त है। मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ बनाई है इस संसार के अंदर, उसका नाश जरूर होना है। जाति किसी आदमी ने बनाई, चालाक आदमी ने बनाई, किसी आदमी का शोषण करने के लिए बनाई है नहीं। तो जिस दिन शोषित जागरूक हो जाएगा और ईमानदारी के साथ जागरूक होगा, उस दिन जाति खत्म हो जाएगी। जाति कुछ भी नहीं है। जाति तो आपके थोपा हुआ एक जो है शब्द जाल है, एक भ्रम जाल है, एक पाखंड है, एक अंधविश्वास है। आप उसके मानसिक गुलाम बने हुए हैं। तो मैं तो अंतिम रूप से अपने जितने भी वर्तमान पीढ़ी है उनको ये कहता हूँ कि तुम किसी भी अंधविश्वास और पाखंड में विश्वास मत करो। केवल आदर्श के रूप में तथागत बुद्ध और बाबा साहब को ही अपने आदर्श मानो और उनके बताए हुए मार्ग पर चलिएगा। मैं जो और पक्ष हैं उनके बारे में जो ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर इन्हीं 3 शब्दों पर हम ट्रू स्पिरिट में काम करें तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपके उद्देश्य की पूर्ति में बाधक हो।